जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बजटिंग के हवाले से। बजट किसे कहते हैं, पहले हम इस हवाले से बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बजटिंग प्रोसेस है ये किस तरह से चलता है, स्पेशली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करेंगे। और देन हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। जी तो स्टार्टिंग विद जो टॉपिक का टाइटल है बजटिंग, इसे प्रॉफिट प्लानिंग भी कहते हैं। तो पहले हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बजट से मुराद क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय बजट। सो बजट एस्टीमेट को कहते हैं, बजट फॉर कॉस्ट को कहते हैं, बजट किसी प्लान को कहते हैं। तो क्या हर बजट, हर एस्टीमेट, हर फॉर कॉस्ट बजट हो सकता है? तो जवाब नहीं में होगा कि हर एस्टीमेट, हर फॉर कॉस्ट, हर प्लान बजट नहीं कहला सकता। ओनली दैट प्लान which can be quantified, which is quantifiable, ऐसे प्लान को आप बजट के नाम से जानते हैं। हर बजट, हर प्लान बजट नहीं होगा, हर एस्टीमेट भी बजट नहीं होगा, फोरकास्ट भी। जैसे वेदर फोरकास्ट है, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज वेदर बजट। आपका एक प्लान है दैट यू विल कंप्लीट दिस क्वालिफिकेशन बाय दैट टाइम, ये प्लान तो है लेकिन ये बजट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हर प्लान को, हर फोरकास्ट को, हर एस्टीमेट को बजट नहीं कहा जाएगा। बजट इज सच काइंड ऑफ प्लान और फोरकास्ट और एस्टीमेट विच कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड से मुराद पैसे नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है, जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो हमारे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सरकार का बजट हमारे जहनों में आ जाता है। उस बजट के मुताबिक हम बात कर रहे होते हैं, तो हम पैसों की बात कर रहे होते हैं कि रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंसेस कितने हैं। तो बजट से मुराद रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नहीं है। सिर्फ बजट से मुराद वो प्लान है। वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का भी हो सकता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस किन चीज़ों से हासिल होगा वो उसके बारे में भी हो सकता है। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स का प्लान बनाए, सेल्स का बजट बनाए, तो वो सिर्फ ये प्लान नहीं बना रही होगी कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, बल्कि वो ये प्लान भी बना रही होगी इतना रेवेन्यू कितने यूनिट्स बेच के जनरेट करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्लान बना रही है कि इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्लान सिर्फ इतना नहीं बना रही कि कितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्लान इस तरह से भी बना रही है कि इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करना है और इतने लोगों से इकट्ठा करना है। टैक्स पेयर्स कितने होंगे? अब आमतौर पे सुनते हैं कि सरकार ये बात कर रही होती है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, टैक्स बेस को वास्ट करना है। व्हाट डज इट मीन कि हमने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, मोर नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हमने ऐड करने हैं सिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब सिर्फ ये प्लान नहीं है कि कितना टैक्स इकट्ठा करना है, बल्कि प्लान ये भी है कि कितने लोगों से इकट्ठा करना है, राइट। तो हर वो प्लान जो क्वांटिफाइड हो, क्वांटिफाइबल हो, उसको हम बजट के नाम से जानते हैं। तो अब जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के बजट की बात करते हैं, सरकार का या स्टेट का बजट जो एक साइड पर रखे, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अगर बजट बनाने की बात करेंगे, तो बजट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट गोल। जब तक आप प्रॉफिट गोल डिफाइन नहीं करेंगे, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। गोल हेड, टारगेट अहेड, तो आप सारी चीज़ें उसके साथ अलाइन करते हैं, उसको अचीव करने के लिए अलाइन करते हैं। सो बजटिंग, ये प्रॉफिट प्लानिंग का जो प्रोसेस है, ये अगर बिगन होगा, टोटल जो प्रोसेस है ये बिगन होगा, ये स्टार्ट होगा विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट गोल। तो हमें सबसे पहले ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट गोल, टारगेट क्या है। हम आमतौर पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो जब मैक्सिमाइज की बात आती है, तो मैक्सिमाइज तो एक सब्जेक्टिव टर्म है। Maximization means something else for you. Maximization is something else for me as well. एक बिजनेस है जिसका 100 रुपये प्रॉफिट है, हो सकता है उसका ओनर उस 100 रुपये को मैक्सिमम कंसिडर कर रहा हो।
एक का लाख है, वो लाख को भी मैक्सिमम ना कंसिडर कर रहा हो, तो ये एक सब्जेक्टिव टर्म है मेरे लिए, आपके लिए। जो मैक्सिमाइजेशन है, उसको जब तक हम क्वांटिफाई ना कर लें तब तक हम उसको प्रॉफिट गोल नहीं कह सकते। टारगेट प्रॉफिट या प्रॉफिट गोल की जो डेफिनेशन है, ये बिगन होती है एक बेसिक उसूल के तहत, जो आपने शायद मैनेजमेंट के कोर्स में सुना पड़ा हो, कि प्रॉफिट गोल से मुराद क्या है, या गोल से मुराद क्या है। क्या गोल ऐसा होना चाहिए विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव? क्या गोल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक ना हो? तो ऐसा नहीं है। आपने आमतौर पे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा कि गोल, एक एक्रोनिम यूज करते हैं आप, गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए गोल। यानी अगर आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये स्पेसिफाई तो नहीं किया आप, इसलिए आप गोल को पहले स्पेसिफाई करें कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी योर गोल। स्पेसिफिकली आप कितना प्रॉफिट अचीव करना चाहते हैं, आप गोल को स्पेसिफाई करें, नंबर वन। नंबर टू, गोल जो आपका है वो मेजरेबल होना चाहिए, स्मार्ट, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। नंबर थ्री, गोल अटेनेबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल टू अचीव गोल गोल नहीं होता। नंबर थ्री, अटेनेबल होना चाहिए। नंबर फोर, रियलिस्टिक होना चाहिए, आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक। नंबर फोर, रियलिस्टिक होना चाहिए। और देन गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने गोल अचीव करना है तो कितने अरसे में अचीव करना है, कब अचीव करना है। सो तो प्रॉफिट गोल पर आप डिफाइन करें पहले, तो अगर हम तो बिगिन विद, क्या हमारा मिनिमम प्रॉफिट गोल क्या होना चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट गोल इज इक्वल एंड टू, सो मिनिमम प्रॉफिट गोल हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट गोल इज इक्वल इन टू, मिनिमम प्रॉफिट गोल विल बी इक्वल इन टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कम से कम आप इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जितने जो कि आप जो प्रॉफिट है उसमें से आपने जो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट भी पे करने हैं और डिविडेंड्स भी पे करने हैं। तो आप एट मिनिमम इतना प्रॉफिट ज़रूर कमाना चाहेंगे। अगर आप मिनिमम उतना प्रॉफिट कमाना चाहेंगे कि जितना आपने उन लोगों को पे बैक करना है, वो इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप उनको उतना पैसा पे करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला पाएंगे। अदरवाइज द पीपल विल विथड्रॉ देयर मनी फ्रॉम योर बिजनेस। तो आपका प्रॉफिट गोल कम से कम तो इतना है विच इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो तो अगर आप अब बात करेंगे आपका गोल कितना होना चाहिए, तो वो जो स्मार्ट के एक्रोनिम मैंने आपके साथ यूज डिस्कस किया है, तो जब आप इससे ओवर एंड अबव की बात करेंगे, मिनिमम गोल से अबव, मिनिमम गोल से अबव जो आपका गोल होना चाहिए वो अ, होना चाहिए बेस्ड अपॉन दैट एक्वेरियम। लाइक एक एक फ्रूट सेलर है जो रेडी पे फल बेचता है, अगर वो कहे कि मैंने कहा आज 1 बिलियन का प्रॉफिट कमाना है, तो वो जो बिलियन का प्रॉफिट है वो गोल, तो गोल है ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट रियलिस्टिक। तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, गोल अटेनेबल, अटेनेबल से मुराद ये नहीं है बिल्कुल इजीली अटेनेबल हो। गोल शुड बी चैलेंजिंग, चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग से मुराद इसमें कुछ एफर्ट लगाना पड़े, जान लगाना पड़े टू अचीव दैट गोल।
तो ये सबसे पहले तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप ऐसा गोल डिफाइन कर लें विच इज़ चैलेंजिंग, विच इज़ अटेनेबल बट नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव, विच इज़ रियलिस्टिक, विच इज़ टाइम बाउंड, तो इस गोल की बुनियाद पे पर आप अपनी सारी की सारी प्लानिंग बेस करेंगे। तो प्रॉफिट गोल अगर आपने अचीव करना है तो प्रॉफिट गोल इन सेल्फ तो खुद कुछ नहीं है, वो तो रिजल्ट है दो चीज़ों का, रेवेन्यू और कॉस्ट का। तो अगर आप प्रॉफिट गोल की बात करेंगे तो प्रॉफिट गोल की बुनियाद पे सबसे पहले जो आपको डिटर्मिन करने की ज़रूरत है वो अपना सेल्स का टारगेट है। दैट व्हाट शुड बी योर सेल्स टारगेट, हाउ मच सेल्स शुड बी, हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव दैट सेल्स टारगेट। तो आपको पहले सबसे पहले सेल्स का टारगेट डिफाइन करने की ज़रूरत है बेस्ड अपॉन दैट प्रॉफिट गोल। जब आप सेल्स का टारगेट डिफाइन करते हैं तो आपको ये भी डिफाइन करना है दैट हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड, और उन यूनिट्स को किस प्राइस पे आपने बेचना है। सो अगर आपने सेल्स करनी है तो सेल्स करने के लिए प्रोडक्शन कंसर्न है, तो सेल्स करने के लिए आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो कम से कम हमें कितना बनाना चाहिए, जितना हम बेच रहे हैं, जितना हमने बेचना है कम से कम उतना ज़रूर बनाए, लेकिन अगर आपने उतना बनाना है तो उसको बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज में सबसे पहले मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल की जब बात करेंगे तो आपको मटेरियल यूजेज डिटरमिन करना पड़ेगा पहले कि मटेरियल यूज़ कितना होगा टू प्रोड्यूस दैट मच। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मटेरियल यूज़ भी ज़्यादा होगा। अगर आप यूजेज का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो देन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए। परचेज करना चाहिए कितना, उसको आप क्वांटिटी में आइडेंटिफाई करेंगे। वंस यू आइडेंटिफाई द परचेज क्वांटिटी तो देन यू नीड टू डिसाइड उसके बदले में आपको अमाउंट कितनी चाहिए। आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप उसका तयन करेंगे और उन पैसों को भी अरेंज करने के हवाले से जब बात आएगी तो व्हाट इफ अगर आपके पास मटेरियल ख़रीदने के लिए पैसे ही ना हो तो आप मटेरियल उतना ख़रीद नहीं सकेंगे, उतना ख़रीद नहीं सकेंगे तो यूज़ नहीं होगा, यूज़ ना हुआ तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, और अगर उतनी प्रोडक्शन ना होगी तो सेल्स टारगेट पूरा नहीं होगा, और अगर सेल्स टारगेट पूरा ना होगा तो प्रॉफिट गोल भी अचीव नहीं होगा। सो ये डिपेंडेंसी आपको आपके सामने जो अभी ये प्रोसेस ऑफ बजटिंग का ये नज़र आ रहा है। अगर आपने प्रोडक्शन करनी है और मटेरियल प्लानिंग आपने कंप्लीट की है तो अब लेबर की प्लानिंग करें। आपको लेबर टाइम का बजट बनाना पड़ेगा, आपको ओवरहेड्स का बजट भी बनाना पड़ेगा। जब आप ओवरहेड्स के बजट बना रहे हैं, सेल्स का बजट बनाते हुए आप पैरेलल you need to prepare a budget of selling expenses as well, because अगर सेल्स टारगेट अचीव करना है तो सेल्स टारगेट अचीव करने के लिए आपको मार्केटिंग भी करना पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। सो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू जनरेट दैट सेल्स, उनका बजट भी बनाने की ज़रूरत है। सो अगर आप ये सारे बजट्स बना लेते हैं यू कैन प्रिपेयर द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल। लाइक बजटेड सेल्स आपके पास हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल भी आप पता कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट मौजूद है, माइनस करें तो आप बजटेड प्रॉफिट भी पता कर सकते हैं। तो दिस इज होल ऑफ द प्रोसेस दैट begins with the target profit definition, प्रॉफिट गोल की डेफिनेशन, प्रॉफिट गोल की डेफिनेशन से ऑनवर्ड पर ये सारी चीज़ें एंड रिजल्ट की तरफ लेके जाते हैं। जी, तो जो बात हुई हम उससे आगे चलते हैं कि सबसे पहला स्टेप तो हमारा, हमने कहा कि सेल्स का बजट बनाना है या प्रोडक्शन वो जो प्रॉफिट गोल डिफाइन करना है। देखिए प्रॉफिट गोल की डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है, और उसके बाद जो सेल्स का टारगेट है ये तो मार्केट सर्वेज के जरिए तय किया जा सकता है, क्योंकि हमने कहा कि रियलिस्टिक होना चाहिए। इम्पॉसिबल टू अचीव टारगेट सेट करके आप सेल्स टीम को मोटिवेट ही नहीं कर सकते कि वो सेल्स टारगेट्स को अचीव करें। तो लिहाजा आपको ये तय करने की ज़रूरत है।
ये तो हमें ये तय करने की ज़रूरत है कि हमारा सेल्स का टारगेट क्या होना चाहिए रियलिस्टिकली टू अचीव दैट प्रॉफिट गोल। वंस यू डिफाइन योर सेल्स टारगेट, तो वो जो मैंने बता रहा हूँ कि मार्केट सर्वेज के जरिए पता चलेगा। हम अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं कर सकते। अगर अनरियलिस्टिक से टारगेट सेट कर दें और उसकी बुनियाद पे आप अनरियलिस्टिक टारगेट की बुनियाद पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और बाद में उतनी सेल ना हो, तो आप अपना पैसा ब्लॉक कर लेंगे इन इन्वेंट्री। अंटिल वो सेल नहीं होगी, पैसा रिकवर नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉसेस में जा सकती है। सो इनफैक्ट ये जो दोनों बजट्स हैं, ये जो डिटेल टाइम टेकिंग टास्क है, और प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो कर रही हैं वो मार्केट सर्वेज भी करती हैं, अपनी सेल टीम जो मार्केट में मौजूद है उनसे भी फीडबैक लेती है, और उसकी बुनियाद पे टॉप मैनेजमेंट विद द इंटरवेंशन ऑफ सेल्स टीम एंड ऑल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट एक टारगेट सेट करते हैं। हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे कि वंस द सेल्स टारगेट इज डिफाइंड, सेल्स फॉर कॉस्ट इज सेटल्ड, तो उससे अगला काम ये है कि अगर इतनी चीज़ें बेचनी है तो हमें फिर बनानी कितनी पड़ेंगी। तो स्टेप वाइज चलते हैं। कम से कम ये प्रोडक्शन बजट बनेगा, कम से कम जितनी चीज़ें हमने बेचनी है हमें उतनी बनाने की ज़रूरत है। तो मैंने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम 1 लाख यूनिट्स हमने बेचने हैं, तो हमें कम से कम बनाने भी 1 लाख चाहिए। अगर बिजनेस जस्ट इन टाइम पे चल रहा है, देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमें 1 लाख यूनिट्स ज़रूर बनाने चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इन्वेंट्री मेंटेन कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री के तौर पे भी मटेरियल प्रोडक्शन अवेलेबल है। बिकॉज देखें, सेल्स फॉर कॉस्ट वो है, तो सेल्स फॉर कॉस्ट तो वो है जो आपने मार्केट स्टडी की और रियलिस्टिक फोरकास्ट बनाया, एंटीसिपेटेड है कि इतनी सेल्स हो जाएगी। बट देयर आर सम थिंग्स विच मे गो बियॉन्ड योर एंटिसिपेशंस। आपकी एंटिसिपेशन से चीज़ें बियॉन्ड भी जा सकती हैं। देयर इज़ अ चांस कि आप की जो सेल्स है वो उतनी ना हो जितनी आप फोरकास्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाए। चांसेस आर देयर, अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया which you have not planned for, तो you will not be able to provide them anything। तो अगर आप वो कस्टमर को सर्व नहीं कर सकेंगे, अगर कस्टमर को सर्व ना कर सके, तो you will not be able to you will not be able to retain that customer। तो अगर आप उस कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं, अनफोर्सीन या अनसर्टन चीज़ों के लिए भी कुछ प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो यू वांट टू कीप सब इन्वेंट्री विद योरसेल्फ। तो अगर हम कोई इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हैं, तो जितनी फोरकास्टेड सेल है, इसमें हम डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, व्हाट वी डिजायर, जो हम चाहते हैं, कि जो हम चाहते हैं हम उसको अपने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब हमें 1 लाख यूनिट्स बेचने के लिए बनाने हैं और 20,000 बचाने के लिए बनाने हैं, तो टोटल हमारे 1,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और हमारे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें इन्वेंट्री में मौजूद हैं, तो जो चीज़ें इन्वेंट्री में मौजूद हैं अगर हम इसमें से माइनस कर लें, तो फिर इस सूरत हाल में हमें जो प्रोडक्शन करनी चाहिए वो 1,10,000 की प्रोडक्शन करनी चाहिए। दिस इज़ आवर बजटेड प्रोडक्शन। हमें इतनी चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे हम हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मटेरियल कितना यूज होना है। तो मटेरियल यूजेज बजट बनाएंगे। मटेरियल यूजेज का बजट बनेगा बेस्ड अपॉन बजट प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल पर यूनिट। अगर हम 1,10,000 यूनिट बनाना चाहते हैं और अज्यूमिंगली 2 kg एक यूनिट को बनाने के लिए लगता है, तो हमें टोटल जो मटेरियल चाहिए वो 220,000 kgs है। हमें 2,20,000 kg मटेरियल चाहिए। अब ये 2,20,000 kg जो हमें मटेरियल चाहिए, हमें इसके बाद फैसला करना है कि हम खरीदें कितना। तो कम से कम हमें कितना खरीदना चाहिए, जितना हमें यूजेज है, जितना हमें रिक्वायर्ड है। ये हमारी यूजेज या रिक्वायरमेंट का बजट है। तो 2,20,000 kg अगर हमें रिक्वायर्ड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है कि हमें 2,20,000 यूज़ करना है। तो 2,20,000 हमें खरीदना भी चाहिए। अगर हम जस्ट इन टाइम पे चल रहे हैं, तो अगेन हमें 2,20,000 kg ही खरीदना चाहिए। लेकिन अगर हम कोई इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं कुछ फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी या कुशन के तौर पे, हम मटेरियल एक्स्ट्रा भी रखना चाहते हैं, क्योंकि मटेरियल वेस्टेजेस भी हो सकते हैं। मटेरियल वेस्टेजेस की सूरत में हमें अगर मटेरियल वेस्ट हो गया, कुछ ज़ाया हो गया, ख़राब हो गया,
और हमने उतना ही ख़रीदा होगा जितना हमने फोरकास्ट किया था यूज़ होना है, तो फिर अगर उतने उसमें से कुछ वेस्ट हो गया तो वी मे नॉट बी एबल टू मीट द प्रोडक्शन टारगेट, बिकॉज प्रोडक्शन टारगेट के लिए तो उतना मटेरियल एक्चुअली हमें चाहिए। सो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ से क्वेश्चन के तौर पे इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं तो 2,20,000 की, जैसे हम बात बता रहे हैं कि हमारी बजटेड मटेरियल यूजेज है, तो उसमें डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री हम ऐड कर लेते हैं 25,000, जो हमने जूम किया, तो हमें 2,45,000 मटेरियल ख़रीदना चाहिए। 2,045 अगर ख़रीदना है, अगर कोई बिगनिंग इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास तो 2,45 ही खरीदेंगे, बट अगर कोई ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है, जैसे ज्यूम किया गया यहाँ पे कि 15,000 की बिगनिंग इन्वेंट्री है, तो वी मस्ट परचेज 2,30,000 केजीज, हमें 2,30,000 केजीज का मटेरियल खरीदना चाहिए। अब 2,30,000 केजी मटेरियल खरीदने के लिए हमें पैसे भी चाहिए। तो अगर हमें पैसे चाहिए तो बजटेड परचेज इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में आपने निकाला 2,30,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल रेट पर केजी। अगर 1 केजी 10 रुपए का मिलता है तो हमें 23 लाख रुपए चाहिए टू परचेज दिस मटेरियल। सो हमें पैसों को भी अरेंज करने की ज़रूरत है। ये 23 लाख केजी जो हमें 23 लाख रुपए जो चाहिए, इसको भी देखते हैं बाद में कैश बजट के अंदर। बहरहाल मैं डिस्प्ले पे लेके आया था कि हमें सबसे पहले प्रॉफिट गोल बनाना है, और प्रॉफिट गोल की बुनियाद पे हमने सेल्स का टारगेट सेट करना है, और सेल्स टारगेट की बुनियाद पे हमने प्रोडक्शन का टारगेट बनाना है। प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल चाहिए, तो हमें मटेरियल यूजेज का बजट और यूज़ जितना करना है उसकी बुनियाद पे हमने डिसाइड करना है कि ख़रीदें कितना, और ख़रीदें कितना उसके लिए हमें पैसे चाहिए, वो हमने डिटर्मिन कर लिया। मटेरियल के बाद हम लेबर का बजट बनाएंगे, और सबसे पहले लेबर टाइम का बजट है। लेबर टाइम का बजट डिपेंडेंट है बजट प्रोडक्शन पे। ज़्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, ज़्यादा लेबर आवर्स कंज्यूम होंगे, तो बजट प्रोडक्शन इंटू लेबर टाइम पर यूनिट। तो लेबर टाइम पर यूनिट आपने निकाल लिया। जी, लेबर टाइम आपने निकाला। अगर लेट्स अज्यूम 2.5 घंटे लगते हैं एक यूनिट को बनाने के लिए, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, आपने यूनिट्स बनाने हैं 1,10,000, तो टोटल जो घंटे आपको चाहिए वो 2,75,000 आवर। तो ये घंटे का पता करने का मकसद ये नहीं है कि आपको लेबर लेके मतलब एक्सेसिव लेबर हायर कर लेंगे या स्टोर में रख लेनी है कोई लेबर। इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता हो कि आने वाले पीरियड के अंदर हमें प्रोडक्शन टारगेट पूरा करने के लिए कितना लेबर टाइम रिक्वायर्ड है, एंड व्हाट एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्कर्स आर विद अस। और हम उन वर्कर्स से अगर फुल टाइम काम करवाएं तो हम कितने घंटे काम करके कितना ऑर्डर्स कितने टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो वी नीड टू प्लान अर्लियर, हमें टाइमली प्लान करने की ज़रूरत है। या तो हम वर्कर से ओवर टाइम लगवाएंगे, या ओवर टाइम लगवाने के अलावा हम ओवर टाइम लगवाएंगे, या हम नए वर्कर्स हायर कर लेंगे। तो ये तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हो कि कितना टाइम हमें लेबर के लिए एक्सेसिव, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड है, क्या कोई लेबर के टाइम का शॉर्टफॉल है या कोई सरप्लस लेबर टाइम है। बट एनीवेज ये लेबर टाइम का बजट अगर बन गया तो उस लेबर टाइम के बजट की बुनियाद पे हम डिसाइड करेंगे हमें पैसे कितने अदा करने पड़ेंगे। तो अगर ये 275 आवर्स बजटेड लेबर टाइम है, इसको लेबर रेट से मल्टीप्लाई कर लें, तो यू कैन गेस हाउ मच लेबर कॉस्ट इज इन्वॉल्व। लेबर के लिए पैसे कितने चाहिए। फिर ओवरहेड्स के बजट की बात करें तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट जो है वो बजटेड लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट को। यहाँ पे ये स्टार लगाया, और ये हम ये कह रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लेबर आवर्स जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है ये बेस करता है ऑन लेबर आवर्स। लेकिन ये मशीन आवर्स पे भी बेस कर सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स पे भी बेस कर सकता है, लेबर कॉस्ट पे जिस पे भी बेस कर सकता हो। फॉर द टाइम बिंग हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर आवर्स पे बेस करता है, तो बजटेड लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वेरिएबल इफेक्टिव ओवरहेड रेट पर आर। ये पर डायरेक्ट लेबर आर है। अगर ये मशीन आवर्स वाला होगा रेट, तो हम बजटेड मशीन आवर्स इनटू वेरिएबल एफओच रेट पर मशीन आवर करेंगे। अभी हमारे पास एग्जाम्पशन ये है कि ये लेबर आवर्स पे डिपेंडेंट है, तो 275,000 आवर्स आपने निकाले थे, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 8 पर आवर के साथ। तो हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है 2,22 लाख। और इसी तरीके से फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाया जाता है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में आपने ये सुना कि वो
एक्टिविटी लेवल के चेंज होने के साथ चेंज नहीं होता। सो रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन, आप अगर रेलेवेंट रेंज के अंदर हैं, बियॉन्ड रेलेवेंट रेंज जाएंगे, रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड जाएंगे तो फिक्स ओवरहेड में चेंज आ सकता है। अदरवाइज विद इन द रेलेवेंट रेंज योर फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड विल रिमेन द सेम। तो वो तो कैपेसिटी लेवल के साथ है। अगर कैपेसिटी लेवल हमारे पास है तो हम फिक्स ओवरहेड को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि विद इन दिस कैपेसिटी लेवल हमारा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा। और लाइक वाइज हम फिर प्रोडक्शन, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बजट्स को भी बना सकते हैं। तो ये जो बजट्स अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं उसको एक क्वेश्चन की वजह से ज़रा हम एलाबोरेट कर लेते हैं। अब ये मेंशन किया गया है कि द एम्स्टर्डम कंपनी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग फिगर्स एज अ बेसिस ऑफ इट्स 1920 1990 whatever, एक साल का बजट बना रहे हैं। An organization producing three products, Tribolite, Polycar और Powder X, estimated sales बताएंगे 80,000 units, 40,000 units and 100,000 units. Expected selling price per unit है। Material required, दो तरह के material required है, A material और B material। और estimated inventories बताई हुई at the beginning and desired quantities at the end of year are। मटेरियल ए बी की बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। परचेज प्राइस पर केजी बताई है। और प्रोडक्ट वाइज बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज हैं। ट्राइबोलाइट, पॉलीकार और पाउडर एक्स बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री है। डायरेक्ट लेबर आर्ट्स मैंशनड है। सो आगे जाने से पहले हम जरा रिक्वायरमेंट में पहली चीज़ देखते हैं, हमें प्रोडक्शन बजट बनाना है। तो अगर प्रोडक्शन बजट बनाना है, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सारी प्रोडक्ट्स के लिए हमें प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे कॉलमनर फॉर्मेट ऐड कर लिया है। ट्राइबोलाइट, पॉलीकाल और पाउडर एक्स, ये तीनों प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। स्टार्ट होता है ये बजट सेल्स बजट से, प्रोडक्शन बजट बजटेड सेल्स से। जो बजटेड सेल्स हैं, एक्सपेक्टेड सेल्स, वो 80,000, 40,000 और 100,000 फॉर ईच प्रोडक्ट। और उसके बाद आपने इसमें से डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करनी है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स की एंडिंग इन्वेंट्री है 6,000, 2,000 और 8,000। ये 6, 2 और 8,000 इन्वेंट्री अगर ऐड कर लें तो ये रिजल्ट है। इसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे बिगिनिंग इन्वेंट्री, जो कि 5,000, 4,000 और 10,000 की है। तो ये 5, 4 और 10 की इन्वेंट्री अगर इसमें से माइनस कर ली जाए तो आपके पास बजटेड प्रोडक्शन मिल जाएगी आपको कि टोटल जो प्रोडक्शन बजट है वो इतना है हमारे लिए। तो ये बजटेड प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन बजट हमारे लिए बन गया। अब प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे हमने कहा था हम डिसाइड करेंगे मटेरियल हमें कितना यूज़ करना है। तो हमारे मटेरियल्स तीन हैं, सॉरी दो हैं। और पहले हम मटेरियल यूजेज बनाएंगे फॉर मटेरियल ए। और तीनों प्रोडक्ट्स, ये ट्राइबोलाइट, पॉलीकार और एक्स प्रोडक्ट जो है, इसके 81,000, 38,000 और 98,000 यूनिट्स आपने बनाने हैं। अब इनके लिए मटेरियल कितना इस्तेमाल हो रहा है उसको देखते हैं। मटेरियल ए यूज़ हो रहा है 1 kg फॉर पहली प्रोडक्ट, और दूसरी प्रोडक्ट के लिए 2 kg, और तीसरी के लिए कोई मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81,000 इंटू वन, 81,076, 38 इंटू 276। तीसरी के लिए ज़ीरो है। टोटल हमें जो मटेरियल चाहिए वो 157,000 चाहिए। इसी तरह की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करेंगे दूसरी प्रोडक्ट मटेरियल के लिए। दूसरा मटेरियल बी है, और अगेन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल लगना है हमारा। तीनों प्रोडक्ट के यूनिट्स जो हमने बनाने हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 81, 38 और 98,000। अब ये बी मटेरियल का अगर रिक्वायरमेंट देखें तो पहली प्रोडक्ट के लिए 2 kg लगना है। तीसरी दूसरी प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं लगना। तीसरी प्रोडक्ट के लिए 1 kg लगना है। 81 इंटू 2 kg इज़ 162,000। 98 इंटू 1 kg 98,000। तो टोटल मटेरियल जो हमें चाहिए वो 260,000 है। सो 157,000 मटेरियल ए चाहिए, 260,000 मटेरियल बी चाहिए। अगर हमने मटेरियल यूजेज का पता कर लिया है, इसकी बुनियाद पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें मटेरियल परचेज कितना करना है। 157,000 ए चाहिए, वन और बी मटेरियल जो है वो हमें 260,000 चाहिए। बजटेड मटेरियल यूज इसमें ऐड करेंगे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री ए और बी की बताई हुई 12,000 और 15,000 ने ऐड कर लिया। इसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री 10 और 12,000 की माइनस कर लें तो ये बजटेड परचेजेस है क्वांटिटी।
अगर हमने अमाउंट पता करना है तो अमाउंट पता करने के लिए हमें ये रेट भी मटेरियल के बताए हुए 0.2 और 0.10 परचेज प्राइस पर केजी। अगर ए मटेरियल के लिए पता करना है तो 159,000 के जी हमने ख़रीदना है, 0.20 पर के जी रेट है, मल्टीप्लाई कर लें तो 31,800 के जीज हमें रिक्वायर्ड है इन टोटल। इतने पैसे हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर बी मटेरियल की बात करें तो बी मटेरियल हमने ख़रीदना है 263,000, तो 263,000 इंटू 0.10 पर के जी। परचेज प्राइस 26,300 के जी का आपको मटेरियल चाहिए। इससे आगे चले मटेरियल के बजट्स के बाद हमने लेबर का बजट बनाना है, और लेबर का बजट बनाने के लिए तरीकाकार ये है, पहले लेबर टाइम का बजट बनाएं और वो बनेगा बजटेड प्रोडक्शन इनटू लेबर टाइम पर यूनिट। तो ये बजटेड प्रोडक्शन है तीनों प्रोडक्ट्स की। अब लेबर टाइम पर यूनिट जो दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर 1000 यूनिट। 1000 यूनिट बनाने के लिए टाइम है, तो हमें तो एक यूनिट का चाहिए, तो हम ये 50 को 1000 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का मिल जाएगा। 125 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम 12.5 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा। ये पर यूनिट जो टाइम है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड प्रोडक्शन के साथ, तो ये लेबर टाइम का फोरकास्ट हमारे सामने आ गया कि हमें इतना लेबर टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये लेबर टाइम का बजट है। अब लेबर टाइम के बजट की बुनियाद पे हम लेबर कॉस्ट का बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीकाकार है बजटेड लेबर टाइम इनटू लेबर रेट। ये 40, 50, 4050, 4750 ये लेबर आवर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे लेबर रेट पर आर के साथ। तो लेबर रेट हमारे यहाँ पे बताया गया, आगे देख लेते हैं। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज बजटेड एट $8 पर आवर। तो $8 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास लेबर कॉस्ट का बजट हमारे सामने आ गया। एंड देन लिखा हुआ है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड $6 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो $6 पर आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर है। तो वेरिएबल ओवरहेड का अगर आपने बजट बनाना है तो बेस बनेगी बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर इन टू वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रेट। तो 4,050 लेबर आवर्स हैं, 4,750 एंड 1,225, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स का जो बजट है ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आपको फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आगे लिखा हुआ है 40,000 इज फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एंड इट इज़ अ जॉइंट कॉस्ट नॉट एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स को एलोकेट नहीं होती, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट ये है। और फिक्स ओवरहेड इसमें ऐड करें तो ये टोटल ओवरहेड का हमारे पास बजट हमारे सामने आ सकता है।
जी तो ये कुछ ओवरहेड्स के बजट हमने आपके सामने शो किए हैं। लेट मी शो यू another example. जी तो अभी जो कुछ बजट्स के हवाले से हमने बात की, उसमें चूंकि कैश के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र हो रहा था कि पैसे भी इन्वॉल्व होंगे। हम्म। जी तो हम बात करने लगे थे जी, अगर हम ये सारे बजट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि मटेरियल चाहिए तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। अगर लेबर इनकर होगी तो लेबर को भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ओवरहेड्स इनकर होंगे तो उसके लिए भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कुछ हमारे जब ये सारी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो सारे इस सारी चीज़ों के नतीजे में हमें कुछ कैश की फोरकास्टिंग भी करना पड़ेगी। कैश फोरकास्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमें पता हो कि हमें कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं इन द अपकमिंग पीरियड, अगर कहीं शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है तो हम उसको पहले से प्लान कर सकें। अगर हमें बोरिंग की ज़रूरत है तो टाइमली बैंकों के साथ नेगोशिएट कर सकें। और अदरवाइज अगर हमें
सरप्लस नज़र आ रहा है तो हम कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकें। तो एक जनरल सा टेम्पलेट आपके सामने कैश बजट का नज़र आ रहा है कि व्हाट वी हैव टुडे, ओपनिंग बैलेंस जितना हमारे पास मौजूद है, हम इसमें एक्सपेक्टेड रिसीट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि हमें कस्टमर से पैसे कुछ कलेक्ट होंगे। कुछ इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है, कुछ सेल ऑफ सिक्योरिटी, ओकेजनल रिसीट्स इनको कहते हैं। जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोर सोर्स ऑफ रिसीट्स है वो कस्टमर से रिसीट है। और अगर कोई और सोर्सेज से भी पैसे रिसीव हो सकते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये डैश लगाई हुई है, इसका मतलब और भी हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड पेमेंट्स की जब बात करें तो जब आपने चीज़ें खरीदी हैं तो आपने पैसे भी देने होंगे, पेमेंट को लेबर को भी कुछ पेमेंट करना पड़ सकती है, ओवर हेड्स के लिए भी पेमेंट हो सकती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट हो सकती है, एंड मैनी एनीथिंग एल्स एज वेल, कुछ और भी हो सकती है। और इसके नतीजे में जो आप बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे वो बजटेड कैश बैलेंस होगा। बट देयर मे बी अ चांस कि अगर आपके पास कैश की डेफिशिएंसी हो तो आप फिर कैश बैंक से बोरो भी करना पड़ जाए, तो अगर बोरो करेंगे तो बोरिंग को आप ऐड कर लेंगे, अगर आप रीपे कर रहे होंगे तो आप रीपेमेंट को यहाँ से माइनस कर सकते हैं। वो सिनेरियो जब अराइज होगा तब हम बात कर सकते हैं। बट चलें एक एग्जांपल लेके ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमें ये बात समझ आए। तो जैसे ये मेंशन किया जा रहा है कि द कंपनी जनवरी 1 कैश बैलेंस ऑफ द कॉमन कंपनी इज 5,000। तो जनवरी 1 पे ये कैश बैलेंस 5,000 का हमारे पास अवेलेबल है। सेल्स फॉर द 4 मंथ्स ऑफ द ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। ये जो सेल्स हमें बताई गई हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल बताई हुई है, तो ये सेल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर ली हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की सेल्स, राइट। इसके बाद लिखा है ऑन जनवरी 1 अनकलेक्टेड अकाउंट्स फॉर नवंबर एंड दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आर 13,500 एंड 39,150। ये रिस्पेक्टिवली दे ये सेल्स नहीं है, ये अनकलेक्टेड अमाउंट्स हैं जो 1 जनवरी पे उन सेल्स में से अभी तक कलेक्ट नहीं हो सकी। कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स फॉलो दिस पैटर्न: 55% इन द मंथ ऑफ सेल, 30% in the month following the sale, 13% in the second month following the sale, and 2% is uncollectible. What does it mean? 55% कलेक्ट होगा हमें उसी महीने में जिस महीने में हम सेल कर रहे हैं, 30% उससे नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होगा, और 13% उससे नेक्स्ट में कलेक्ट होगा। यानी जो जनवरी में चीज़ें बेचेंगे उसके कुछ पैसे जनवरी में आएंगे, कुछ फरवरी में आएंगे, कुछ मार्च में आएंगे, और कुछ कलेक्ट ही नहीं होने। इसी तरह जो फरवरी में बेचेंगे उसके पैसे फरवरी मार्च अप्रैल में आएंगे, जो मार्च में बेचेंगे उसके पैसे मार्च अप्रैल मई में आएंगे, सो ऑन। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि जनवरी में पैसे कहाँ से आएंगे, तो जनवरी में पैसे जनवरी के अपने आएंगे और उससे पिछले 2 महीनों के हैं, क्योंकि कलेक्शन प्लान 3 मंथ्स पे स्पैन कर रहा है, तो अपने पैसे आएंगे और अपने से पिछले महीनों के पैसे आएंगे। तो कलेक्शन ऑफ जनवरी, ये जो प्लान है उसके मुताबिक जनवरी की कलेक्शन कुछ इस तरह से होगी: 55% जनवरी की महीने की सेल्स का जनवरी में आ जाएगा, 30% पिछले महीने की सेल का, जो दिसंबर में सेल हुई उसके पैसे कुछ दिसंबर और कुछ जनवरी में आने हैं, तो 30% ऑफ दिसंबर सेल्स आएगा। इसके अलावा 13% नवंबर की सेल्स के पैसे में कलेक्ट होंगे, तो ये कलेक्शन है जनवरी की। सो इसी तरह से अगर हम फरवरी की कलेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो 55% ऑफ फरवरी सेल्स फरवरी में कलेक्ट होगा, और इसके अलावा इससे पिछला महीना जनवरी है उसकी सेल्स के 30% पैसे आएंगे, और उसके अलावा दिसंबर की सेल्स के 13% पैसे आएंगे। तो ये कलेक्शन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास जनवरी के अलावा नवंबर दिसंबर की सेल्स भी मौजूद हो। तो हमें नवंबर और दिसंबर की सेल तो नहीं बताई गई, हमें ये बताया गया कि नवंबर और दिसंबर की सेल्स में से अनकलेक्टेड पैसे जनवरी 1 पे 13,500 और 39,150 हैं। तो हम इसकी बुनियाद पे ये कलेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 13,500, ये जो नवंबर की सेल्स के अनकलेक्टेड पैसे हैं जनवरी 1 पे, ये अनकलेक्टेड है, हमें ये देखना है कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं आउट ऑफ टोटल सेल्स। तो ये 15% अगर अनकलेक्टेड है तो हमें देखने की जरूरत है कलेक्ट कितने हुए। नवंबर की सेल्स के कुछ पैसे नवंबर में आए जो कि 55% हैं, नवंबर की सेल्स के पैसे दिसंबर में जो आए वो 30% हैं, तो यानी
नवंबर और की सेल के पैसे नवंबर और दिसंबर में मिल के जो कलेक्ट हो चुके हैं वो 85% हैं। रेस्ट जनवरी 1 पे जो बैलेंस पड़ा हुआ है 13,500 का अनकलेक्टेड है, ये कलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो ये 15% को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये 15% को रिफ्लेक्ट करता है, हम इसे 100% में कन्वर्ट करके इससे सेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। हमारी सेल्स की वैल्यू 13,500 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 इज 90,000। तो ये हमारी सेल्स की वैल्यू है नवंबर की। इसी तरह दिसंबर की सेल्स की जो अनकलेक्टेड मनी है वो 39,150 है। दिसंबर के पैसे दिसंबर में कलेक्ट हुए 55%, और दिसंबर से आगे आप नहीं गए बिकॉज ये बैलेंस हुआ है जनवरी 1 का है, तो अभी तक सिर्फ 55% कलेक्ट हुआ, 45 कलेक्ट नहीं हुआ। तो इसको 45 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें वैल्यू मिल सकती है कि टोटल सेल्स कितनी है। तो ये नवंबर और दिसंबर की सेल हमारे पास आ गई 90 और 87,000। अब इसकी बुनियाद पे हम ये कलेक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जनवरी में जो पैसे कलेक्ट होंगे वो ये तीनों का टोटल 73,550। फरवरी में जो पैसे कलेक्ट होंगे वो 60,510। तो अगर यहाँ पे हम ये बजट बना रहे हों जनवरी और फरवरी का, तो 73,550 जनवरी में आएंगे और 60,510 फरवरी में आएंगे। इसके अलावा mentioned है that material purchases for December are 10,000. For cost purchases for the coming year are January, February, March, April की purchases बताई हैं। और ये बताया जा रहा है purchases are usually paid by the 10th of the month following the month of purchase। जिस महीने में खरीदा जाता है उस महीने में नहीं, उससे महीने नेक्स्ट मंथ की 10th को आप पेमेंट करते हैं। सो जो दिसंबर में खरीदा गया इसकी पेमेंट जनवरी में होगी। जब पेमेंट फॉर टू सप्लायर्स फॉर परचेज 10,000 जनवरी में हो रही है, और जो जनवरी में खरीदा जा रहा है उसकी पेमेंट वो फरवरी में होगी 12,500। इसके अलावा लिखा हुआ है अदर कैश एक्सपेंडिचर आज 41,000 फूड कॉस्टेड ईच मंथ। हर महीने के 41,000 एक्सपेंस है। 41,000 हम इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारा जनवरी के एंड का कैश बैलेंस है। 5,000 ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लें कलेक्शन, ये दोनों पेमेंट माइनस करें 27,550, ये क्लोजिंग जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो फरवरी के लिए ये ओपनिंग बैलेंस होगा, इसमें 60,510 रिसीव होना और ये पेमेंट्स करनी है, ये माइनस कर लें, वी कैन गेट कि हमारा बजटेड कैश बैलेंस कितना है। जी, तो इसी तरीके से ये एक और बजट हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है। हम इसको बेस बना के इसी तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ मेंशन दैट सेल्स जो जनवरी की और फरवरी की हैं वो कितनी हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं। मेंशन किया जा रहा है that all sales are on account, collections are expected to be 60% in the month of sale, 25% in the month following the sale, और एंड देन 15% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द सेम। तो उसी तरीके से प्लान है कि 3 महीनों के अंदर जाके पैसे कलेक्ट होते हैं। जिस महीने में सेल करते हैं उसमें 60%, उससे नेक्स्ट में 25 और उससे नेक्स्ट में 15%। 30% of the direct material purchases are paid in cash and the month of purchases and balance is due to be paid in the month following the purchases। तो परचेजेस का प्लान ऐसा है कि जिस महीने में ख़रीदते हैं उसमें सिर्फ उसकी 30% पेमेंट होती है और रेस्ट पेमेंट अगले महीने में होती है जाके 70%।
So all other items above are paid in the month in incurred. बाकी तमाम एक्सपेंसेस इसमें डायरेक्ट लेबर भी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये उसी महीने में पे हो जाते हैं जिस महीने में ये इनकर होते हैं. डेप्रीसिएशन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बिकॉज डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में शामिल नहीं है. इसका मतलब वो सारे का सारा कैश एक्सपेंस है वो पे हो जाएगा. सो अब अगली इन्फॉर्मेशन है क्रेडिट सेल्स नवंबर और दिसंबर की बताई हुई हमें, जनवरी और फरवरी की भी अवेलेबल है. जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्प्ले पे लाया था उसमें नवंबर और दिसंबर की सेल मिसिंग थी, यहाँ पे खुद बता दी है. तो अगर ये मौजूद है तो हम जनवरी की कलेक्शन निकालना चाहें तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली 60% कलेक्ट होगा जनवरी में, जनवरी की सेल्स का 25% उससे प्रीवियस मंथ और 15% उससे भी प्रीवियस मंथ. तो जनवरी दिसंबर और नवंबर की सेल्स की इंफॉर्मेशन अब हमारे पास मौजूद है. हम मल्टीप्लाई करके ये कलेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल 3,12,500 है. लाइकवाइज हम फरवरी की कलेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. फरवरी की सेल का फरवरी में 60% आएगा, 25% जनवरी की सेल का और 15% दिसंबर की सेल्स का. वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, हम मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो अगर कलेक्शन की बात करें इस कैश बजट के अंदर तो वी कैन मेंशन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसमें सबसे पहले, जी सबसे पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें यहाँ से पढ़ लेते हैं. द कंपनीज कैश बैलेंस ऑन जनवरी 1 इज 50,000. तो 50,000 का कैश बैलेंस है कंपनी का. तो 50,000 का अगर कैश बैलेंस देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया गया और इसके बाद कलेक्शन 3,12,500 और 3,71,000 ये फरवरी में. ये वैल्यू बाद में आएगी, पहले हमने ये मेंशन की है. अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं. परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल दिसंबर की भी बता दी है. अदर रिसीट्स जनवरी में जो कलेक्शन हुई है वो इंटरेस्ट रिसीवेबल की थी, तो 3,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हमने मेंशन कर लिया है. और फरवरी में प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज, तो ये सेल ऑफ सिक्योरिटीज से जो प्रोसीड आई है ये हमने फरवरी में मेंशन करनी है. जी ये फरवरी में सिर्फ ऐसे आए हैं और जो आपको सेल ऑफ सिक्योरिटी से आए हैं, जबकि इंटरेस्ट सिर्फ जनवरी में रिसीव हुआ है. सो इसके अलावा अगर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट सप्लायर्स को कैसे होनी है वो उन्होंने बताया था कि 30% परचेजेस का उसी महीने में पे होता है और 70% उससे नेक्स्ट मंथ पे. तो हम परचेजेस की पेमेंट पहले कैलकुलेट करते हैं. ये परचेजेस की पेमेंट कैलकुलेट की जाएगी. जनवरी की परचेजेस की जो पेमेंट है, जनवरी में जनवरी की परचेज का 30% पे होगा और 70% प्रीवियस मंथ की परचेज का पे होगा. यहाँ पे प्रीवियस मंथ जो दिसंबर है उसकी परचेजेस की वैल्यू बताई हुई है 90,000. उसका 90 का 70% ले लिया तो 63. तो टोटल पेमेंट जो हो रही है वो 96 की हो रही है जनवरी के अंदर. फरवरी की पेमेंट की बात करें तो फरवरी में 30% फरवरी की परचेज का और 70% जनवरी की परचेज का होगा. वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं. तो ये टोटल पेमेंट बनती है 96 और 113. ये परचेजेस की पेमेंट है जो कि हो रही है. तो ये परचेजेस की पेमेंट हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर ली 96 और 113,000. रेस्ट उन्होंने हमें ये बताया था कि जो एक्सपेंसेस हैं वो जिस महीने में इनकर हो रहे हैं उसी महीने में उनको पे भी किया जा रहा है. सो ये बाकी एक्सपेंसेस थे. डायरेक्ट लेबर 85,000, दिस इज बीइंग पेड इन द मंथ, इट इज इनकर्ड. फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60,000 और 75,000 ये भी पे हो गया. इसके बाद ओवरहेड्स जो पेमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है 75 और 80,000 है वो भी आ गई. इसके अलावा ये अदर डिसबर्समेंट्स लिखी हुई है. फरवरी में आपने लैंड परचेज करने के लिए आपने कुछ पेमेंट की है वो भी हमने माइनस कर लिया. सो बेस्ड ऑन दिस अगर हम पहले महीने का बजट कैलकुलेट करें तो जितनी आपकी रिसीट्स हैं हमको ऐड करके पेमेंट्स को माइनस किया गया है तो हमारे पास 49,500 का बैलेंस बचा है. कंपनी की विश ये है कि उसके पास मिनिमम कैश बैलेंस 40,000 का होना चाहिए. तो हमारे पास 49,500 बच रहा है. ये ओपनिंग बैलेंस आ गया अगले महीने का. इसमें हम ऐड करेंगे जितने हमने रिसीव किए हैं और जो पेमेंट्स हैं वो माइनस करके अगर बैलेंस निकाला जाए तो बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है. सो अगर बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है तो वो नेगेटिव में बैलेंस जो जा रहा है अगर आप कैलकुलेट करना चाहें 49,500, 3,71,000, 5,000
इन तीनों को आप पहले अलहदा से ऐड कर लें चाहे, आपके सामने कर देता हूँ। 49,500 प्लस 371 प्लस 5,000, तो यू हैव 4,25,500 विद यू। जबकि ये सारी पेमेंट्स जो है अगर इनका सम अलहदा से कर लिया जाए तो 4,03,000 है। तो 4,03,000 आपके पास है। अगर आप बैलेंस निकालना चाहें तो बैलेंस कुछ यूँ बनेगा, 4,25,000 में से 4,03,000 माइनस कर लें तो बैलेंस आपके पास बचता है 22,500। लेकिन कंपनी की विश है कि उनके पास मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 40,000। अगर 40,000 बैलेंस होना चाहिए, आपके पास 22,500 का बैलेंस बच रहा है। इसका मतलब 40,000 में से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारी डेफिशिएंसी है 17,500 की, तो आपको बैंक से बोरो करना पड़ेगा 17,500। और अगर 17,500 बोरो कर लेंगे तो आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 40,000 हो जाएगा। हम इसको कर सकते हैं, ये प्लस ये, देन प्लस दिस वन, एंड माइनस पेमेंट्स की बात कर लें, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस वन। अगर यहाँ तक आप माइनस करते हैं तो आपके पास 22,500 का बैलेंस बचता है। तो आपने अब 17,500 बोरो कर लिया, जो आपने बोरो कर लिया वो आप इसके अंदर ऐड कर लें 17,500। तो आपका मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो गई, 40,500 आपका मिनिमम बैलेंस था, दैट इज बीन मेट। यू आर डायरेक्टेड टू प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। तो ये थोड़ा सा आज इस लेक्चर में हमने बजटिंग का ओवरव्यू लिया है। इसमें हमने देखा कि अगर हम बजट बनाना स्टार्ट करें तो स्टार्ट से सबसे पहला जो बजट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन बजट है, बेस्ड अपॉन सेल्स फॉर कॉस्ट। और प्रोडक्शन बजट की बुनियाद पे आपने लेबर का बजट बनाया, लेबर बजट की बुनियाद पे आपने ओवरहेड्स का बजट बनाया, और ओवरहेड्स की बुनियाद पे और ओवरहेड्स का बजट बनाया, फिर सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट, ये सारे बजट्स। और इसके अलावा कैश बजट भी हमने डिस्कस किए हैं। ये कुछ बजट्स को हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के जो बजट्स हैं, क्योंकि अभी डिस्कस नहीं हुआ, लेट मी डिस्कस दैट एज वेल। वो कैसे बताते हैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ये जस्ट अ मिनट में आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। जी, तो आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। एनीवेज, अच्छा, ये सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के हवाले से मैंने कहा वो बजट भी आपसे डिस्कस हो जाए। सो Whaler company budgeted unit sales for the upcoming fiscal year are provided to you. Budgeted sale units बताए हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर। जी, तो कंपनीज वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट इज 2.5। तो जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट, राइट। और ये डिपेंडेंट है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, चलें मेंशन कर लेते हैं। बजटेड यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस पर यूनिट, राइट। सो बजटेड यूनिट सोल्ड जो हैं, वो अगर हम देखें तो हमें क्वार्टर वाइज ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम ये क्वार्टर वाइज, राइट, क्वार्टर्स, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है बजटेड यूनिट सोल्ड की। हम ज़रा पहले वो मेंशन कर लेते हैं। 15,000 यूनिट सेल हो रहे हैं, 16,000 सेल हो रहे हैं, सॉरी, 14,000 और 13,000 सेल हो रहे हैं, राइट। ओके, एंड देन हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, राइट। कि किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट। कंपनीज वेरिएबल्स एंड एक्सपेंसेस पर यूनिट इज 2.5, सो 2.5 is variable selling expenses per unit. So अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टोटल, what you have to do, number of units sold multiplied by
पर यूनिट। सो ये अगर कर लें, ये हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट आ जाएगा। सो इसके बाद लिखा हुआ है इन एडिशन, रादर ओके, fixed selling and administrative expenses include advertisement expense of 8,000 per quarter। अब ये फिक्स एक्सपेंसेस का बजट है, तो अगर हम ये वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बनाया है, तो लाइक वाइज हम फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट बना सकते हैं। सो फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट क्वार्टर वाइज है, तो लाइक चलें हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, राइट। अब जो कि डिटेल्स हैं उसके अंदर, तो इसलिए मैंने इस तरह टेम्पलेट चेंज किया है, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं हर क्वार्टर के अंदर, पर क्वार्टर फिक्स सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 8,000। सो जो एक्सपेंसेस आपके पास हैं वो एडवर्टीजमेंट है, राइट। चल, सो एडवर्टीजमेंट है हर क्वार्टर में 8,000। सो 8,000, 8,000 एंड 8,000, राइट। इसके अलावा एक्सक्लूसिव, सॉरी, fixed selling expenses and materials will include advertisement expense 8,000, executive salaries of 35,000 per quarter। So executive salaries, so 35,000 each quarter, आपका ये एक्सपेंस भी है, राइट। इसके अलावा depreciation is 20,000 each quarter, so depreciation, तो ये भी हर क्वार्टर का एक्सपेंस है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन के बाद इन एडिशन कंपनी विल मेक इंश्योरेंस पेमेंट ऑफ 5,000 इन फर्स्ट क्वार्टर एंड 5,000 इन थर्ड क्वार्टर। ये जो इंश्योरेंस पेमेंट है ये हर क्वार्टर में नहीं होने वाली, ये फर्स्ट में होने वाली है 5,000, और देन थर्ड में होने वाली है 5,000, राइट। फाइनली प्रॉपर्टी टैक्सेस ऑफ 8,000 विल बी पेड इन द सेकंड क्वार्टर। तो प्रॉपर्टी टैक्स भी हर क्वार्टर में एक्सपेक्टेड नहीं है पेमेंट, सिर्फ सेकेंड क्वार्टर में होगी उसकी पेमेंट 8,000, ठीक है जी। सो अगर हम टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हमारी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम सम कर लेते हैं इन तमाम एक्सपेंसेस का। तो ये हमारे पास क्वार्टर वाइज सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं फिक्स्ड वाले। अगर हमें टोटल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बजट पूछा हो, तो ये वेरिएबल हमने क्वार्टर वाइज निकाले हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, ये क्वार्टर वाइज हैं, ठीक है। ये क्वार्टर वाइज हैं और ये भी क्वार्टर वाइज हैं, सो ये क्वार्टर्स हैं हमारे पास और ये भी क्वार्टर्स हैं, ये फिक्स का बजट है। राइट, ये फिक्स, सॉरी, ये फिक्स एक्सपेंसेस का बजट है हमारे पास, और ये हमारा बजट जो था ये वेरिएबल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का था। इफ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट टोटल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ये फिक्स्ड है। अगर हम वेरिएबल और फिक्स को ऐड कर लें तो हमारे पास निकल सकता है, तो चलें मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। सो टोटल सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट में पहले आएगा वेरिएबल और दूसरा फिक्स्ड, राइट। और देन हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल
ठीक है जी। तो टोटल तो इन दो का सम होगा। मैंने ज़रा पहले फॉर्मूला ऐड कर दिया है। सो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें वेरिएबल, तो वेरिएबल 37,500 है, लिंक कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ 37,500, देन 40,000, देन 35,000, देन 32,500। और इसी तरीके से हम इसके अंदर फिक्स सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये जो क्वार्टर वाइज निकाले हैं, ये मेंशन कर सकते हैं। ये अगर हम मेंशन कर लें, तो ये टोटल जो हमारा बजट है, ये जी, तो ये हमारा ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल फिक्स एक्सपेंसेस का बजट था। ये हमने वहाँ से पिक किया और ये हमारा देन ग्रैंड टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट है। ये इस तरीके से हम इस बजट को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने फैक्ट्री ओवरहेड का बजट भी बनाया, तो फैक्ट्री ओवरहेड का बजट भी कुछ इस तरीके से हो सकता है। मैं चलिए एक क्वेश्चन उसका भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट मोर इन डिटेल। तो ये अब हम बजट बना लेते हैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बजट अगर बनाना है, तो अगेन पहले बनेगा वेरिएबल एफओएच का बजट। यहाँ पे mentioned the direct labor budget for the UVAL Corporation at the upcoming fiscal year contains the following details concerning the budgeted direct labor hours. First, second, third, fourth quarter के labor hours बताए हुए हैं. The company uses direct labor hours as its overhead allocation base. The variable portion of its predetermined overhead rate is 3.25 per direct labor hour. So variable FOH का budget जो बन रहा है वो budgeted labor hours multiplied by variable FOH rate per direct labor hour। सो आपके पास आवर्स मौजूद हैं क्वार्टर वाइज, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 8,000, 8200, 8,500 एंड 7,800। वेरिएबल एफओएच का रेट जो है वो है 3.25, 3.25, 3.25, 3, राइट। ये हमारा मल्टीप्लाई होके बजटेड वेरिएबल एफओएच निकल आया। इसके बाद लिखा गया है एंड इट्स टोटल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज 48,000 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो 48,000 है। तो 48,000 पर क्वार्टर ओवरहेड है, इसका मतलब उससे आगे लिखा हुआ है, द ओनली नॉन कैश आइटम इंक्लूडेड इन द फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज प्रोडक्शन इज डेप्रिसिएशन विच इज 16,000। तो अगर हम कैश का बजट बना रहे हों, तो उसमें हमारा डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस का बजट बना रहे हो, तो उसमें तो डेप्रिसिएशन को शामिल होना चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमारा फिक्स ओवरहेड का जो बजट है वो तो स्ट्रेट है, कोई डिटेल नहीं है। फिक्स्ड एफ ओ एच वो स्ट्रेट है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, राइट। वो हमें बता दिए गए हैं कि कितने हैं हर क्वार्टर में, 48,000। ठीक है जी।
तो ये कुछ नहीं और डिटेल हमने सम कर लिया। सम भी ये बनेगा अगर अब हम टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का बजट बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड बजट वेरिएबल और फिक्स। तो ये देखिए मैंने लिंक लगाया हुआ था वेरिएबल 26 500 650 27 एंड सो ऑन और फिक्स जो है ये भी लिंक लगा हुआ था। ये टोटल हमारे पास आ गए हैं। तो रिक्वायरमेंट्स देख लें। प्रिपेयर अ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट फॉर द अपकमिंग ईयर। तो हमने वेरिएबल का बजट भी बना लिया फिक्स भी दिया हुआ था और टोटल का बजट बना लिया। कैलकुलेट द कंपनीज प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट इंक्लूडिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। तो अगर हमने रेट बनाना होता है तो रेट कैसे बनता है अगर आप को हमने पहले भी डिस्कस किया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को आप किसी बेस से डिवाइड करते हैं राइट। और हमारे इस क्वेश्चन में जो बेस है वो लेबर आवर्स के जा रहे हैं तो हम टोटल लेबर आवर्स से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास एफ ओ एच रेट इसे प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट कहा जा रहा है वो निकल सकता है। अब टोटल फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और वेरिएबल तो मौजूद है फिक्स भी इस तमाम का जो टोटल है वो 297,625 बनता है। सो 297,625 डिवाइड होगा लेबर आवर्स के साथ। तो टोटल लेबर आवर्स आपको कैलकुलेट करना है ये दिए हुए थे हमें। चलें इसका सम कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेबर आवर्स का जो सम है ये 32,500 है जी। सो 32,500 से आप डिवाइड करेंगे divided by 32,500 you will be able to get the answer. So 297,625 divided by 32,500 so आपका जो रेट बनेगा वो 9.15 पर डायरेक्ट लेबर। हाँ ठीक है जी। तो ये हम डायरेक्ट लेबर आर के बुनियाद पर रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं राइट। चलें I'm just trying to wind it up the concept of budgeting but कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने कहा वो मज़ीद डिटेल में डिस्कस भी कर दिए मैंने आपके साथ। मुख्तलिफ बजट्स जहाँ से हमने स्टोरी स्टार्ट की थी मैं उनको रिकैप कर देता हूँ। इनफैक्ट वी स्टार्टेड विद कि हमें सबसे पहले जो बजट बनाना है अगर वो प्रोडक्शन बजट है तो प्रोडक्शन बजट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जितनी आपने चीज़ें बेचनी हैं आपने उनकी बुनियाद पे डिसाइड किया कि कितनी आपने प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन जितनी करनी है उसकी बुनियाद पर आपने देखा कि मटेरियल यूज़ कितना होना है और मटेरियल जितना यूज़ होना है उसकी बुनियाद पे आपने डिसाइड किया कि मटेरियल परचेज़ कितना करना है और जितना मटेरियल परचेज़ करना है उसकी बुनियाद पे देन आपने देखा कि पैसे कितने चाहिए होंगे। देन लेबर का बजट बनाया। लेबर टाइम का बजट वॉज डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। जितनी प्रोडक्शन करनी है उसकी बुनियाद पे हमें लेबर टाइम का बजट बनाना है और लेबर टाइम के बजट की बुनियाद पे देन हमने बनाया बजट जो कि लेबर कॉस्ट का था। अब लेबर कॉस्ट के बजट की बुनियाद पे लेबर कॉस्ट का बजट बनाया। देन लेबर कॉस्ट के बजट के बाद हमने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बजट बनाया विच वाज डिपेंडेंट अपॉन लेबर आवर्स। लेकिन अगर वो लेबर आवर्स की बजाय मशीन आवर्स पे डिपेंडेंट हो तो हम अकॉर्डिंगली मशीन आवर्स को भी एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद देन हमने बात की सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस के बजट की और उनके बजट्स की बुनियाद पे फिर हमने बात की कि कैश बजट भी हमें चाहिए और कैश बजट की बुनियाद पे देन वी हैव कैलकुलेटेड रिक्वायरमेंट्स हमें पैसे कलेक्ट कितने होंगे और पैसे पे कितने होने हैं। देन हमने वो बजट बनाया और फिर हमने ये भी देखा कि देयर माइट बी अ चांस कि हमें हमारी मिनिमम को कैश रिक्वायरमेंट हो और अगर उस मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट के बराबर हमारे पास कैश बैलेंस नहीं आता
तो आइदर वी मे हैव टू बोरो, अगर हम बोरो भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट कैश बजट बनाने का पर्पस भी ये है कि इफ देयर इज सम एक्सपेक्टेड कैश डेफिशिएंसी, तो उस एक्सपेक्टेड कैश डेफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक्सपेक्टेड कैश डेफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम प्लान कर सकें कि अगर हमें कहीं जी, अगर हमें एक्सपेक्टेड कैश डेफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हुए कहीं बैंक से बोरो करने की ज़रूरत पेश आती है, तो हम वो बैंक से बोरो करने की जो ज़रूरत पेश आ रही है उसके लिए हम टाइमली बैंक के साथ नेगोशिएशंस वगैरह स्टार्ट कर सकें। क्योंकि अगर हम नेगोशिएशन वगैरह बैंक से टाइमली स्टार्ट करेंगे तो वी मे बी एबल टू गेट लोन्स ऑन टाइमली बेसिस व्हेन एवर दे आर नीडेड। और इसके अलावा फिर हमने कहा कि अगर कहीं डेफिशिएंसी है तो वो हो जाए, लेकिन अगर कहीं सरप्लस कैश भी हमारे पास अवेलेबल हो, तो सरप्लस कैश जब अवेलेबल होता है तो उसको हमने प्लान करना होता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर हमें टाइमली ये सारी प्लानिंग की होगी कि कब कितना कैश हमारे पास सरप्लस अवेलेबल होगा और हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो जैसे ही कोई सरप्लस कैश अवेलेबल होगा इन फ्यूचर, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तलाश करके उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी स्टोरी जो बजटिंग के हवाले से थी, दैट बिगन विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट गोल। ये आज हमने इस लेक्चर के स्टार्ट पे बात की थी कि प्रॉफिट गोल पहले डिफाइन होगा और उसकी बुनियाद पे हम ये सारे बजट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे। So this was all about budgeting. We'll be winding up this lecture and we will be discussing the next topic in the next lecture. So that's all for this topic of budgeting.